हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट्स। पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ये मैं इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। ए एंड बी, इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट बी और ए के इक्वल नहीं होता है, बल्कि एक माइनस साइन लगाने के बाद इक्वल होता है, यानी कि अनसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। या इसको कह सकते हो आप कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो पॉइजन ब्रैकेट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, यानी कि ए और बी का पॉइजन ब्रैकेट बी और ए के पॉइजन ब्रैकेट के इक्वल नहीं होता है, बल्कि एक माइनस साइन लगता है, तब जाके ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो अगर मैं ए बी सी मुझे दिए हुए हैं, यानी कि ए और बी सी का अगर मुझे पॉइजन ब्रैकेट निकालना है तो पहले मैं इन ए बी का पॉइजन ब्रैकेट निकालूंगा और सी को बाहर रहने दूंगा, प्लस फिर मैं बी को बाहर रहने दूंगा एंड ए और बी का पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे मान लो कि एक्स और एक्स स्क्वायर पी, इसका मुझे निकालना है पॉइजन ब्रैकेट। तो पहले मैं इस x और x स्क्वायर का पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट कर लूंगा और इस p को बाहर रहने दूंगा, प्लस फिर मैं इस x स्क्वायर को बाहर रहने दूंगा एंड मैं x और p का पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट कर लूंगा। यानी कि ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी बाहर, फिर b बाहर और a और c का पॉइजन ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लूंगा। नेक्स्ट जो मेरी प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a कॉमा बी प्लस सी कह लो या फिर ए कॉमा बी माइनस सी कह लो। तो पहले मैं ए को रखूंगा बी के साथ, फिर साइन लगाऊंगा प्लस का, फिर ए को रखूंगा सी के साथ। अगर बीच में यहां प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहां पर इस तरह की कंडीशन दे रखी है एक्स और यहां पर दे रखा है मुझे एक्स प्लस वाई, तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्स का एक्स के साथ पॉइजन ब्रैकेट, फिर प्लस x का y के साथ पॉइजन ब्रैकेट। ऐसे इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं। जो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है अगर मैं a और b के पॉइजन ब्रैकेट का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालूं तो पहले मुझे पॉइजन ब्रैकेट के अंदर लिखना है a का टोटल टाइम डेरिवेटिव, b को एज इट इज छोड़ देना है, प्लस फिर मुझे a को एज इट इज छोड़ देना है और b का टोटल टाइम डेरिवेटिव यहां पर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस तरह से दिया हुआ है x और यहां पर दिया हुआ y, इन दोनों का मुझे जो पॉइजन ब्रैकेट है उसका मुझे निकालना है डी बाई डी टी निकालना है। तो पहले मैं करूंगा x का निकाल दूंगा डी एक्स बाई डी टी एंड y को एज इट इज रहने दूंगा, प्लस फिर मैं x को एज इट रहने दूंगा, वह कर दूंगा डी वाई बाई डी टी। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब होता है एक्स डॉट और डी वाई अपॉन डी टी का मतलब होता है वाई डॉट। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, ये हमारे पास है ए बी सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट का होल कम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस बी ए सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट का होल कम्यूटेटर और फिर सी ए बी के कम्यूटेटर का होल कम्यूटेटर। इन सब का सम क्या रहता है? जीरो रहता है। इसको बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी, जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर सेम फंक्शन का अगर हम पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं तो वो जीरो आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर दो सेम फंक्शन ले लूं, एक x ले लूं एक x ले लूं, इसका मैं पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हो पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे x को पहले x के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डॉट, फिर इसको मुझे मोमेंटम के टर्म में करना पड़ेगा माइनस, फिर इसे मुझे मोमेंटम के टर्म में करना पड़ेगा और फिर इसे मुझे पोजीशन के टर्म में करना पड़ेगा। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो इससे पहले का लेक्चर देख सकता है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, बिकॉज x का मोमेंटम में टर्म में करोगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ऑल ओवर ये 0 रहेगा। यानी कि किसी सेम फंक्शन का उसी के साथ अगर हम उसी के साथ कम्यूटेटर निकालो चाहे पॉइजन निकालो, एक ही रहता है। अब कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लगभग सेम ही होते हैं, बस एक रिलेशन दोनों के बीच में होता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ए का अगर मैं ए के साथ ही पॉइजन ब्रैकेट निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन है उसका उसी के फंक्शन के साथ पॉइजन ब्रैकेट फाइंड करना है तो वो भी क्या निकलने वाला है? 0 निकलने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहां लिखा हुआ है x और यहां मैंने लिखा हुआ है x क्यूब,
तो ये है x और ये x क्यूब का फंक्शन है, ऐसे ही p और p का क्यूब, ऐसे मैंने लिख दिया p, यहां पर लिखा साइन p, ऐसे यहां पे कोई भी एक फंक्शन है, यहां पर उसका ही दूसरा फंक्शन है, उसमें कुछ और ना हो, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि यहां पे x भी तो फिर बदल जाएगी बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सब जीरो रहते हैं, इन सभी के कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक बार हमें x के रेस्पेक्ट में करना होता है, एक बार हमें p के रेस्पेक्ट में करना होता है। जैसे यहां पर अगर सिर्फ x ही x होगा तो x के रेस्पेक्ट में तो आंसर मिलेगा, लेकिन p के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो वो ऑल ओवर जीरो रहेगा। देखो अगर मैं सॉल्व करूं तो x का करेंगे पहले हम x के रेस्पेक्ट में, फिर x को करेंगे p के रेस्पेक्ट में, माइनस अब x का करेंगे p के रेस्पेक्ट में और x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये यहां पर ये वाला पार्ट जीरो रहेगा और यहां पर ये वाला पार्ट जीरो रहेगा, तो ऑल ओवर आंसर जीरो रहेगा। यानी कि अगर ये सेम फंक्शन हो गए तो जीरो ही आना है आंसर, चाहे वो ये वाला केस हो चाहे वो ये वाला केस हो, उसमें फंक्शन सेम रहेगा, जिस वजह से आंसर आपको जीरो मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम बात करें, किसी भी फंक्शन का अगर हम कांस्टेंट के साथ, किसी फंक्शन का अगर हम कांस्टेंट के साथ पॉइसन ब्रैकेट निकालें तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लूं यहां पर x का मैं 2 के साथ निकालता हूं पॉइसन ब्रैकेट, तो आपको पता ही है पहले मुझे x को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर 2 को p के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, माइनस फिर मुझे x को p के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर 2 को मुझे x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। x के रेस्पेक्ट में 1 आ गया, 2 का p के रेस्पेक्ट में 0 और यहां पे 0 और यहां पर भी 0, तो ऑल ओवर ही क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो किसी भी कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन a का अगर हम पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करें तो वो 0 रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एक फंक्शन a जो कांस्टेंट c से 1 से मल्टीप्लाई है, एक दूसरा फंक्शन भी है b जो एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, इन दोनों का अगर मुझे कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है या पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करना है, तो मैं इस c1 को a से बाहर ले सकता हूं, c2 को b से बाहर ले सकता हूं और ab का मैं यहां पे कम्यूटेटर लिख सकता हूं। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर सिर्फ यहां पर c1 होता तो c1 बाहर आता और ab का कम्यूटेटर हो जाता, या फिर अगर सिर्फ c2 भी होता तो सिर्फ c2 बाहर आता और ab का कम्यूटेटर हो, यानी कि जो भी कांस्टेंट यहां पर है उन कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई वेरिएबल a है, उसका मोमेंटम के टर्म में जनरलाइज मोमेंटम के टर्म में, अगर जनरलाइज मोमेंटम के टर्म के साथ अगर हम पॉइसन ब्रैकेट फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ऐसी आएगी, जैसे ये मोमेंटम है तो मोमेंटम के साथ जो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, पोजीशन होगा, उसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब जैसे यहां मैंने p लिखा तो यहां q आया, अब मैं यहां q लिख दूं तो यहां p आएगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो अगर मुझे साइन p का x के साथ पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करना है तो यहां पर x क्या है, x है तुम्हारा पोजीशन, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, जो भी यहां पर a लिखा हुआ है, a मेरे पास साइन p है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू p मतलब मोमेंटम के साथ में माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी देखो सेटिस्फाई हो रही है, ये a हो गया, ये पोजीशन हो गई, माइनस डेल a हो गया और मोमेंटम हो गया, तो यानी कि माइनस साइन p का जो डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस p हो जाएगा, तो माइनस कॉस p इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है आपका साइन x लिखा हुआ है और यहां पर आपका एक मोमेंटम p दिया हुआ है, इसे मुझे सॉल्व करना है तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल बाई डेल q, मतलब यहां पोजीशन कर देंगे और जो भी यहां वेरिएबल लिखा वो यहां आ जाएगा, यहां पे sin x लिखा तो यहां पे sin x आ जाएगा, तो sin x का x पर cos x हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है qi, pj, इनका अगर मुझे पॉइसन ब्रैकेट फाइंड करना है तो होता है क्रॉनिकल डेल्टा ij। क्रॉनिकल डेल्टा ij की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है अगर i और j डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, और इसकी वैल्यू 1 होती है अगर i और j इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे q1 और p1 निकालना है तो इसका आंसर 1 आएगा, अगर मुझे q1 और p2 निकालना है तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होने पर 1 वैल्यू आती है और डिफरेंट होने पर 0 वैल्यू आती है। यहां पर देखो दोनों i और j की वैल्यू सेम है 1 1, तो ये 1 आ जाएगा, यहां डिफरेंट है तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही तुम कोई भी कंपोनेंट ले लो, जैसे यहां पर लिखा हुआ x1 और p2, तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहां पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो i और j डिफरेंट हो गए तो